हेलो बच्चों, कक्षा 12वीं जीव विज्ञान का अध्याय 7 विकास। इसमें जीव रूपों का विकास एक सिद्धांत, इसका अध्ययन आज हम करेंगे। इसके पहले 2-3 लेक्चर में हमने ब्रह्मांड की उत्पत्ति, सौरमंडल की उत्पत्ति, आद्य पृथ्वी की उत्पत्ति पढ़ी और प्रथम प्रथम कोशिका या जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई उसके अलग अलग सिद्धांत हमने देखे। आज हम मुख्य रूप से जीव रूपों का विकास एक सिद्धांत और डार्विनवाद के बारे में अध्ययन करेंगे। यहाँ देखेंगे हम कि ब्रह्मांड की उत्पत्ति लगभग 20 बिलियन साल पहले मानी गई है। ब्रह्मांड की उत्पत्ति के बाद सौरमंडल और पृथ्वी की उत्पत्ति लगभग 4.5 बिलियन वर्ष पूर्व मानी गई। आद्य पृथ्वी में जो वातावरण था वो आज के वातावरण से एकदम अलग था। आद्य पृथ्वी का वातावरण किस तरह का था और फिर उसमें जीवन की उत्पत्ति कैसे हुई होगी, इसके लिए जो अलग अलग मत दिए गए, उन मतों में से जो ऑपेरॉन हेल्डान ने रासायनिक विकास का मत दिया, उसमें उन्होंने बताया था कि आद्य पृथ्वी में जो जल है वो जल महासागरों में भर गया और उन महासागरों में भरा हुआ जो जल है उनमें छोटे छोटे जो तत्व हैं, उन तत्वों से मिलकर के या उन अकार्बनिक रसायनों से मिलकर के छोटे छोटे कार्बनिक अणु बने। उन कार्बनिक अणुओं के मिलने से बड़े अणु बने, दीर्घ अणु बने और जटिल यौगिक बने। और वो जो जटिल यौगिक हैं, ये ऑपेरॉन हेल्डान ने इस तरह का रासायनिक विकास बताया। और इस विकास को, रासायनिक विकास को प्रमाणित करने के लिए या ऑपेरॉन हेल्डान ने जो बात बताई उसको प्रायोगिक रूप से सिद्ध करने के लिए मिलर यूरे ने अपने लैब में एक आद्य पृथ्वी की जैसा वातावरण निर्मित किया और उन्होंने जो संघनित द्रव था उस द्रव में उस तरह के जो संघटक जटिल अणु हैं उनको प्राप्त किया, जिसमें कुछ अमीनो एसिड्स मिले, जैसे ग्लाइसिन मिले या अमीनो एसिड्स, और भी कुछ जटिल यौगिक प्राप्त हुए। अब मिलर यूरे ने रासायनिक विकास के इस बात को प्रमाणित कर दिया। इसके बाद अब आगे हम देखें तो वो बात तो मान लिया गया, लेकिन और आगे हम देखें जो प्रथम कोशिका है या प्रथम कोशिका जीवन या प्रथम जीवन कैसे आया इस पृथ्वी पर, तो इसके लिए ऐसा बताया जाता है कि ये जो दीर्घ अणु या जल में सबसे पहले ये प्रथम कोशिका बनी और जल में जो रासायनिक पदार्थ हैं बहुत अधिक मात्रा में हो गए। इन रसायनों के इकट्ठा होने से समुद्री जल एक सूप की तरह काम करने लगा और ऐसा माना जाता है कि लगभग 3 बिलियन साल पहले जीवन के संकेत मिले। इसके धीरे अकार्बनिक जो रासायनिक विकास है, यानी छोटे कार्बनिक अणुओं से दीर्घ अणुओं का निर्माण और उन दीर्घ अणुओं के चारों ओर एक पतली झिल्ली का निर्माण, इसको होने में बहुत सा समय लग गया। इन लगभग ये 2 बिलियन साल पहले ये आद्य कोशिका बनी होगी, ऐसा माना जाता है। ये आद्य कोशिका में ये जो झिल्ली है वो कैसे बनी, इसके लिए भी अलग अलग विचार हैं। तो जल में जो रासायनिक पदार्थ बन गए, जो जटिल अणु बन गए, उन अणुओं में अमीनो एसिड्स थे। उन अमीनो एसिड से मिलके छोटे छोटे प्रोटीन के अणु बना लिए। वो जो गोल आकार के छोटे छोटे प्रोटीन के अणु थे, उन अणुओं ने आपस में मिल करके एक गोले के समान संरचना बना ली, जिसको माइक्रोस्फीयर कहा। ये जो बात है ये सिडनी फॉक्स ने बताई। इसके बाद ऑपेरॉन ने भी अपनी बात रखी। उन्होंने कहा कि ऑपेरॉन ने ये बात बताई कि उस समय पीएच मान, ताप, पीएच और आयन आदि की उचित परिस्थितियों में ये जो दीर्घ अणु हैं, इन अणुओं ने मिलकर के छोटी छोटी बिंदु के समान संरचनाएं बनाई। उन बिंदु के समान संरचनाओं को कोएसरवेट्स कहा।
इस तरह से ये आद्य कोशिका बनी। एलेक बैंगम ने भी ये बात बताई कि जो जटिल अणु बने, उन जटिल अणुओं में लिपिड के कण थे, फैटी एसिड्स थे। अब ये लिपोसोम, पानी में लिपिड्स ने लिपोसोम नामक संरचना बना ली और लिपोसोम ने जीवन की प्रथम सीमा बनाई होगी, ऐसा माना गया। और इसमें पोषण और ऊर्जा निर्माण आदि प्रक्रियाओं का विकास हुआ होगा। इस तरह से अब ये जो प्रथम कोशिका बन गई, यानी रासायनिक पदार्थ जटिल अणु एक पतली झिल्ली से घिर गए। अब ये जो झिल्ली पतली बन गई, इसने क्या किया कि बाहर जो पर्यावरण था या बाह्य वातावरण था, उन रसायनों से अंतर के जो रसायन हैं उनको अलग कर दिया। अब अंदर जो रसायन एकत्रित हैं, इसमें अंदर जो रसायन है, इनमें आपस में रासायनिक क्रियाएं चलती रहीं। रासायनिक क्रियाओं के चलने से अब क्या हुआ, यानी इसमें अब मेटाबॉलिज्म होने लगा। ये पोषण पदार्थ ग्रहण करने लगे, बाह्य पर्यावरण से पोषण ग्रहण करने लगे, ऊर्जा बनाने लगे। इस तरह से इसमें मेटाबॉलिज्म चालू हो गया और ये जो झिल्ली से घिरी हुई कोशिका बन गई। अब इसमें एक गुण ये क्या आ गया कि इसमें जो अमीनो एसिड्स हैं, प्रोटीन है, ये बन गए और आरएनए बना। इस आरएनए ने प्रोटीन संश्लेषण में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई और अब ये जो कोशिका है अपने समान कोशिका बनाने में सक्षम हो गई। यानी प्रथम बनी हुई जो कोशिका है, इसमें दो बहुत महत्वपूर्ण गुण कौन से आ गए कि पहली बात ये कि ये सेल्फ रिप्लिकेटिंग हो गई, अपने समान बनाने लगी, स्वप्रतिकृतिकरण इसमें होने लगा और मेटाबॉलिज्म इसमें होने लगा। इस तरह से प्रथम कोशिका या आद्य कोशिका बनी। जो कोशिकाएं बनी, ये सबसे पहले तो उसके आसपास के जो रसायन थे, उन रसायनों से भोजन प्राप्त करने लगे। तो समझ लीजिए कि जो कीमोसिंथेटिक बैक्टीरिया बन गए। अब कुछ कोशिक, जबकि वहाँ रसायनों की कमी पड़ने लगी होगी, तो उन कोशिकाओं ने सूर्य की ऊर्जा का उपयोग करना चालू कर दिया होगा और इस तरह से प्रकाश संश्लेषण चालू हुआ होगा या प्रकाश संश्लेषी प्रथम कोशिका बनी होगी। इस तरह से ये आद्य कोशिका के बाद प्रथम जीवित कोशिका बनी होगी। यानी अजैविक रसायनों से या नॉन लिविंग जो थिंग्स थी, उन नॉन लिविंग से लिविंग सेल ये यहाँ तक बन गई। तो यहाँ पर दीर्घ अणु जो बने ये अजैविक थे, इन अजैविक अणुओं से जैविक कोशिका बन गई। इस तरह से आद्य पृथ्वी में अकार्बनिक रसायनों से दीर्घ अणु बने और दीर्घ अणुओं से फिर आद्य कोशिका बनी। यानी अजैविक पदार्थों से, निर्जीव पदार्थों से यहाँ सजीव पदार्थ बने। तो यहाँ अकार्बनिक रसायन, छोटे अणुओं से बड़े अणुओं का बनना, ये रासायनिक विकास कहलाया। और फिर इन दीर्घ अणुओं के चारों तरफ ये जो झिल्ली बन गई, कोशिका कला बन गई और उसमें सेल्फ रिप्लिकेटिंग वो स्वप्रतिकृति बनाने लगी और उसमें मेटाबॉलिज्म होने लगा, यानी सजीव कोशिका बन गई। ये कहलाया जैविक विकास। अब इसके जीवन की उत्पत्ति के अलग अलग सिद्धांत, अलग अलग बातें, अलग अलग विचार बताए गए, जिसमें से जीव रूपों का विकास एक सिद्धांत में एक धार्मिक विचार है जिसको विशिष्ट सृष्टिवाद या स्पेशल क्रिएशन कहा जाता है। इसमें तीन बहुत महत्वपूर्ण बातें हैं। पहली बात इसमें क्या बताई गई कि पेड़ पौधों, जंतुओं सहित सभी जीवधारियों की सभी प्रजातियां या प्रकार जो आज पृथ्वी पर उपलब्ध हैं, वे इसी रूप में बनी थीं। दूसरी बात ये कि जीवों की यह विविधता अपने सृजन के समय से ही इसी रूप में है और भविष्य में भी इसी रूप में ही रहेगी। और तीसरी बात कि पृथ्वी लगभग 4000 वर्ष पुरानी है। 18वीं शताब्दी तक इन बातों को माना गया, लेकिन 19वीं शताब्दी में इन तीनों विचारों को प्रबल चुनौती दी गई। 1831 में जीव विज्ञान के इतिहास में एक नए अध्याय का प्रारंभ हो रहा था। चार्ल्स डार्विन, जो एक प्रकृतिविद थे, ये चार्ल्स डार्विन ने
पानी के जहाज HMS बीगल पर अपने जीवन की ऐतिहासिक समुद्री यात्रा प्रारंभ की। यह जहाज इंग्लैंड से 27 दिसंबर 1831 को रवाना हुआ और अपने 5 सालों की ऐतिहासिक यात्रा के बाद अक्टूबर 1936 में वापस आया। इस दौरान चार्ल्स डार्विन ने बहुत से क्षेत्रों का भ्रमण किया और वहाँ की वनस्पतियों और जीव जंतुओं का अध्ययन किया। उन देशों और उन द्वीपों में मुख्य रूप से इक्वाडोर, पेरू, चिली, अर्जेंटीना और गैलापागोस आइलैंड का इन्होंने भ्रमण किया और यहाँ से बहुत सारे स्पेसिमेन इकट्ठे किए। डार्विन ने अनेक क्षेत्रों से जुटाए सभी प्रकार के आंकड़ों के विश्लेषण से निष्कर्ष निकाला कि पृथ्वी बहुत ही पुरानी है, मात्र हजारों साल उम्र की नहीं, तथा जैव विकास ही वह तरीका है जिसके द्वारा प्रजातियां बनती हैं व परिवर्तित होती हैं। इंग्लैंड लौटने पर डार्विन ने संग्रहित किए गए सभी प्रदर्शों, अपने प्रेक्षणों, ऑब्जर्वेशन से, अनुभवों व तर्कों के द्वारा यह निष्कर्ष निकाला कि प्रजातियों में अनुकूलन या एडेप्टेशन समय के साथ विकसित होते हैं, सृजनकर्ता के द्वारा तुरंत पैदा नहीं किए जा सकते। उन्होंने पाया कि आज के जीव रूप न सिर्फ आपस में कुछ समानताएं साझा करते हैं, अपितु उनसे भी कुछ समानता प्रदर्शित करते हैं जो लाखों वर्ष पहले पृथ्वी पर रहे होंगे। ऐसे अनेक जीव रूप अब विलुप्त भी हो गए हैं। मुख्य रूप से आपने कुछ जीवों जैसे डायनासोर्स का नाम सुना है, आप जो स्क्रीन में देख रहे हैं, ये पहले थे लेकिन अब ये विलुप्त हो चुके हैं। जैसे पृथ्वी के इतिहास की विभिन्न अवधियों में नए नए प्रकार के जीवों की उत्पत्ति हुई, इसी तरह समय के साथ विभिन्न जीव रूप या विभिन्न लाइफ फॉर्म्स विलुप्त होते आए हैं तथा जीव रूपों का ये क्रमिक विकास या जीव रूपों का विकास क्रम से हुआ है, जिसे ग्रेजुअल इवोल्यूशन भी कहते हैं। डार्विन ने इसी आधार पर विकास संबंधी अपना नेचुरल सिलेक्शन या प्राकृतिक चयन का मत प्रतिपादित किया। प्राकृतिक चयनवाद या नेचुरल सिलेक्शन को हम कुछ इस तरह से समझ सकते हैं। समष्टि के जीवों में उनके पर्यावरण के प्रति हुए अनुकूलन प्राकृतिक चयन का ही परिणाम होते हैं। समष्टि के जीवों में चूंकि जीवों की उपयुक्तता या जीवों की फिटनेस अलग अलग होती है तथा अधिक उपयुक्त या सबसे अधिक जो फिट लिविंग थिंग है, उपयुक्त जीव है, वो अधिक प्रजनन करते हैं। अतः पीढ़ी दर पीढ़ी प्रत्येक आने वाली पीढ़ी में ऐसे जीवों की संख्या बढ़ती जाती है जिनमें एडेप्टिव ट्रेट्स या अनुकूलनी लक्षण अधिक होते हैं। ये प्राकृतिक चयन है, नेचुरल सिलेक्शन है, जिसके कारण धीरे धीरे नई प्रजातियों का जन्म होता है, या यह प्राकृतिक चयन है जो धीरे धीरे नई प्रजातियों को जन्म देता है। डार्विन ने अपनी संकल्पना की कि आज के विविध जीवन रूप समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं। आज जो जीव है वो पहले समान पूर्वजों से विकसित हुए हैं तथा प्राकृतिक चयन ही वह विधि है जिसके द्वारा प्रजातियों में परिवर्तन होते हैं व नई प्रजातियां उत्पन्न होती हैं। अब इसका परीक्षण करने हेतु उन्होंने अन्य वैज्ञानिक तथ्यों और प्रक्रियाओं का भी सहारा लिया। इसी समय डार्विन ने एक और वैज्ञानिक जो उनके समकालीन थे, अल्फ्रेड रसेल वेलिस, इनकी परिकल्पना को पढ़ा। उनको उस परिकल्पना को पढ़ने के बाद उन्होंने ऑन द ओरिजिन ऑफ स्पीसीज बुक प्रकाशित करने का निर्णय लिया। अल्फ्रेड रसेल जो कि जिन्होंने जीव जंतुओं का अध्ययन किया, डार्विन की ही तरह इंग्लैंड और बाहर के देशों में जीव जंतुओं, पेड़ पौधों का अध्ययन किया था और उन्हें संग्रह किया था। उन्होंने मलय आर्किपेलागो
जो द्वीप है उस मलय आर्किपेलागो वहाँ अध्ययन किया। और ये जो द्वीप है एक कम चौड़ी लेकिन काफ़ी गहरी रेखा के द्वारा विभाजित है, जिसे वेलिस लाइन कहा जाता है। इन रेखा के दोनों ओर के जीव जंतुओं में बहुत अधिक अंतर प्रदर्शित होता है। उन्होंने बताया कि वर्तमान में पृथ्वी पर स्थित जीवों में समानताएं हैं, वह सभी एक समान पूर्वज से विकसित हुए हैं। ये पूर्वज पृथ्वी के इतिहास की विभिन्न अवधियों, विभिन्न जो पीरियड, इपोक, पीरियड या इरा, इनमें उपस्थित थे। यानी पृथ्वी का जो भूवैज्ञानिक इतिहास पृथ्वी के जैव वैज्ञानिक इतिहास से घनिष्ठ रूप से संबद्ध है। डार्विन और वेलिस दोनों के ही मतों से यह निष्कर्ष निकाला जा सकता है कि पृथ्वी बहुत पुरानी है, करोड़ों अरबों वर्ष पुरानी है, केवल 4000 वर्ष पुरानी नहीं है, जैसा कि धार्मिक विचारकों का मत था। इस तरह से नेचुरल सिलेक्शन का जो सिद्धांत है, प्राकृतिक वर्णवाद का जो सिद्धांत है, डार्विन ने दिया, जिसमें मुख्य बात हुई जीवन संघर्ष, युगतम की उत्तरजीविता, प्राकृतिक चयन और नई प्रजाति की उत्पत्ति। इन 4 बातों का अध्ययन मिला।